आज जो सी शार्प में हमारा टॉपिक है वो डेटा टाइप का टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाजमी यूज़ हो रहा होता है। ये कुछ उन इनिशियल्स कंपोनेंट में से एक चीज़ होती है जो कि हर लैंग्वेज के अंदर अपने सी लैंग्वेज पढ़ लें, चाहे जावा पढ़ लें, सी शार्प पढ़ लें, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे आपको टॉपिक मिल रहा होगा डेटा टाइप का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और डेटा टाइप होती क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे और सी शार्प में कौन कौन सी टाइप अवेलेबल है और कौन सी वो टाइप अवेलेबल है जो कि सी शार्प के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू आई है, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में जावा में या सी प्लस प्लस में वो अवेलेबल नहीं थी। तो उस सब के ऊपर आज हमारा पूरा लेक्चर होगा। सबसे पहले सी डेटा टाइप होती है क्या इसकी बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली आप डेटा को मैनेज कर रहे होते हो। समटाइम आप यूजर से डेटा ले रहे हैं, समटाइम आप जो है डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं। तो डेटाबेस में डेटा लेना है या किसी से भी आपको डेटा लेना है तो डेटा को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करवाना पड़ता है। तो डेटा को स्टोर करवाने के लिए आपको पता है एक अवेलेबल जो चीज़ होती है हमारे पास वो कहलाती है वेरिएबल। यानी वेरिएबल के अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अब वेरिएबल में डेटा जब जाएगा तो ऐसे नहीं कि कुछ भी डेटा हुआ, कोई सा भी डेटा हुआ, किसी भी टाइप का डेटा हुआ डायरेक्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको पहले वेरिएबल बनाना पड़ता है, उसका इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है कि ये वेरिएबल किसके लिए बन रहा है, किस टाइप के लिए बन रहा है और इस वेरिएबल में किस किस्म का डेटा आने वाला है। तो जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसी टाइम पे वेरिएबल की टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली डेटा टाइप के लिए होता है। नॉर्मली डेटा टाइप डेटा पे डिफाइन नहीं होती, ये होती है वेरिएबल के ऊपर डिफाइन कि इस वेरिएबल में किस किस्म का डेटा आने वाला है, किस टाइप का डेटा आने वाला है। तो कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल है सी शार्प के अंदर डेटा टाइप के हवाले से, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने मेंशन करी हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें से काफ़ी चीज़ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई होंगी, आपको आइडिया होगा इस हवाले से। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, बोल का मतलब बुलियन है, चार और स्ट्रिंग, ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जिसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। और ये कि इनके अंदर और मजीद कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये तो कॉमन डेटा टाइप्स हैं जो कि सी शार्प के अलावा भी आपको जावा वगैरह में मिल जाती हैं। जैसे कि आपको पता है जो इंटीजर डेटा टाइप है वो नंबर्स वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज हो रही होती है। इसमें लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर आगे ये करती क्या है। ये इट इज स्टोर ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, क्योंकि इससे रेंज प्रोवाइड करती है, रेंज के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं टीचर। फिर लॉन्ग जो है, लॉन्ग भी क्या करेगा, लॉन्ग भी आपको नंबर से स्टोर करके दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे जो इसकी तादाद है, जो लिमिट्स है नंबर्स की कितनी ज्यादा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं ये दोनों फर्क है इंटीजर और लॉन्ग के अंदर। फिर अगर हम फ्लोट की बात करें, फ्लोट में क्या होता है, ये करता है इसके फ्रैक्शन को स्टोर। फ्रैक्शन का मतलब है डेसिमल पॉइंट नंबर जो होता है आपके पास, तो उनको ये स्टोर कर रहा होता है फ्लोट के। अगर आपके पास 2.5 है या परसेंटेज है, तो कोई भी ऐसा नंबर जहाँ पे आपके पास डॉट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप फ्लोट को यूज कर सकते हैं, वहाँ पे इंटीजर और लॉन्ग यूज नहीं होगा। डबल भी उसी तरीके से होता है, लेकिन फर्क इतना होता है, डबल के अंदर पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू स्टोर हो जाती है, फ्लोट के अंदर पॉइंट के बाद कम वैल्यू स्टोर होती है। आप यहाँ पे साइज को भी कंपेयर कर सकते हैं साथ साथ, कि यहाँ पे जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स का है, जो लॉन्ग है वो 8 बाइट्स का है। इसका मतलब ये कि जब आप कोई वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी रैम के अंदर 4 बाइट्स का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा। इस तरीके से अगर आप लॉन्ग को डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल बना लिया आपने लॉन्ग टाइप का, तो वो 8 बाइट्स का डेटा ले रहा होगा। नॉर्मली जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका कोई ना कोई साइज होता है, तो वो साइज के अंदर हर चीज काउंट हो रही होती है उसमें। इवन कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी लेंथ भी और उनकी टाइप भी काउंट हो रही होती है। यानी कि अगर आपको परसेंटेज चाहिए थी, तो परसेंटेज आपको पता है कि 62.5 या 99.2 होगी, इस तरीके से कुछ परसेंटेज होगी, यानी डेसिमल आपके पास कम नंबर होंगे। तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है फ्लोट यूज करें, क्योंकि फ्लोट के अंदर जो साइज है फ्लोट का काफी कम है, 4 बाइट्स का है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज होती है वो काफी कम होती है, 6 to 7 नंबर्स होते हैं पॉइंट्स के बाद, डेसिमल नंबर जो होते हैं 6 to 7 आते हैं। लेकिन डबल जो होता है वहाँ पे पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू होती है 15 तक चली जाती है, और यहाँ पे जो इसका साइज है वो भी काफी बड़ा हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। यहाँ पे 4 बाइट था, यहाँ पे 8 बाइट्स हो जाता है। अब ये बाइट्स बेस तो हमारे पास जो रैम होती है वो जीबीस में होती है, तो बाइट्स काफी कंसिडर नहीं करोगे हमारे को, लेकिन एक बेहतर प्रोग्रामर की निशानी यही होती है, और इवन एक अच्छे सॉफ्टवेयर की पहचान यही होती है वहाँ पे, ताकि आपको डेटा को प्रॉपर मैनेज किया जाए, आपकी टाइप वगैरह उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए। यानी कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट कम है तो आप ज्यादा डेटा क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डेटा मेमोरी का क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये काफी चीजें मैटर कर रही होती है जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे होते हैं। उसके बाद बुलियन है, बुलियन को बॉल के थ्रू, जो वर्ड है बॉल का, इसके थ्रू हम जो है डिनोट कर रहे होते हैं सी शार्प के अंदर। ये इसका साइज जो है 1 बिट का होता है, काफी छोटा होता है, और इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज जाती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मतलब है 0 और 1, यानी अगर आप बुलियन के अंदर कोई वैल्यू ट्रू जाएगी तो मेमोरी के अंदर, यानी हमारे रैम के अंदर वहाँ पे 1 जाएगा, और अगर वैल्यू हमारी फॉल्स जाती है तो मेमोरी के अंदर क्या जाएगा, 0 जाएगा। इसलिए जो बिट है यहाँ पे, बाइट नहीं बिट, आपको पता है 8 बिट का मिला के 1 बाइट बन रहा होता है, यहाँ पे 1 बिट का ही इसका साइज होता है। उसके बाद जो करेक्टर होता है, करेक्टर के लिए एक टाइप है जिसको हम लोग कैर कह रहे होते हैं। कैर के अंदर जो डेटा जाता है वो बेसिकली सिंगल कैरेक्टर जा रहा होता है, सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। यानी सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप ए या बी या सी या कोई भी ऐसा वर्ड लिखते हैं, करेक्टर, सॉरी वर्ड नहीं, करेक्टर लिखेंगे, आप सिर्फ एक अल्फाबेट लिखेंगे, यहाँ पे पूरा स्पेलिंग नहीं होगी, सिर्फ एक अल्फाबेट अगर आपको लिखना होगा तो वहाँ पे आप करेक्टर को यूज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास स्ट्रिंग, हमारी हमें पता है स्ट्रिंग क्या कर रही होती है। स्ट्रिंग जो है हमारे पास
वो पूरी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर रही होती है, यानी हमारा पूरा नाम हो गया, एड्रेस हो गया, यानी जो भी हमारे पास जो अल्फाबेटिकल डेटा है ना वो सारा का सारा स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा होता है। तो ये कुछ हमने टाइप को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम वन बाय वन बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रल टाइप की। इंटीग्रल टाइप का मतलब है यहाँ पे इंटीजर टाइप जो होती है हमारे पास नंबर्स वाले, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी दो मजीद टाइप्स अवेलेबल हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे अब। सबसे पहले है साइन इंटीजर और सेकंड है अनसाइन इंटीजर। तो ये दोनों क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पे सिर्फ इंटीजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्ट दिखाया आपको, चार्ट सिर्फ वर्बल ही है, ऊपर ऊपर से चार्ट है, ये डीप में डिफाइन नहीं हुई चीजें इसके अंदर। डीप में हम इसके बात पढ़ लेंगे चीजों को। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं इंटीजर वाले को, इंटीजर को, ठीक है। तो इसमें ये आ गया आपके पास दो टाइप्स निकल के आ गई। इंटीजर की दोनों टाइप्स है, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। इसमें फर्क क्या लिखा हुआ अभी आपके पास? जो साइंड इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेबिलिटी रख रहे होते हैं। उसी तरीके से जो अनसाइंड इंटीजर होते हैं वो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव को स्टोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स आ गई, सारी की सारी टाइप्स जो है एस बाइट, बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, इंट और यू इंट, लॉन्ग हो गई, लॉन्ग और यू लॉन्ग। स्पेलिंग मैंने मिस करी है इस तरीके से। तो ये जितने भी टाइप्स आपके पास नजर आ रही है सारी की सारी इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज हो रही होती है, लेकिन सब में फर्क क्या है? सब में साइज का फर्क होता है। लेकिन एक चीज और भी है यहाँ पे कि जहाँ पे आप देख लोगे एक है बाइट और एक है एस बाइट। तो बाइट का मतलब यहाँ पे सिंपल है, ये अनसाइंड इंटीजर की बात कर रहे हैं, यानी बाइट के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो कौन सा स्टोर होगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे, क्योंकि बाइट रेफर कर रहा है अनसाइंड को, और अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव। और जब एस बाइट है, एस बाइट का मतलब यहाँ पे साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर का मतलब ये है कि यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। सेम उसी तरीके से शॉर्ट जो है, शॉर्ट आपके पास अनसाइंड इंटीजर के अंदर आ रहा होता है, यानी सारे के सारे है कि इंटीजर ही, इंटीजर की टाइप्स है सारी ये। तो साइन आपके पास जो है वो बेसिकली आपके पास अनसाइंड में आ रहा होता है, तो अनसाइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएंगी। और जो यू शॉर्ट है आपके पास, यू शॉर्ट का मतलब है साइन इंटीजर। उसका मतलब है कि यहाँ पे यू शॉर्ट के अंदर आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से इंटीजर और यू इंटीजर होता है लॉन्ग, और यू लॉन्ग होता है। अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हम आने वाले नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो जो है उसको ओपन कर लेता हूँ और प्रैक्टिकल वर्क की तरफ फिर बढ़ते हैं। उसके बाद आगे फर्दर डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसी प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लूंगा, और उस प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन के ऊपर वर्क किया था कि एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, आज हम उसी सोल्यूशन के अंदर रहते हुए एक और प्रोजेक्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे वो कैसे ऐड करेंगे उसको भी देख लें आप लोग। तो लास्ट टाइम वाला मेरा काम है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर ऐड क्लिक करूंगा और यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी सोल्यूशन के अंदर रहते हुए एक और प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर होगी, ताकि आपको अगर कल को मैं कोड को प्रोवाइड करूंगा तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। कंसोल एप्लीकेशन डॉटनेट फ्रेमवर्क को आपको चूज करना है, और यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन करते हैं। अच्छा, इस टाइम पे देखिए सोल्यूशन नेम नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सोल्यूशन आपका वही वाला यूज होगा जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो है डेटा टाइप्स। ये हम प्रोजेक्ट का नाम दिया, हमने डेटा टाइप्स नाम रख दिया इसका, और यहाँ पे हम इसको केमल केस में दूंगा इस तरीके से, क्रिएट। और सबसे पहले हम जाएंगे अपने इंटीजर वैल्यूज की तरफ। इंटीजर वैल्यूज को हम किस तरीके से डिफाइन करें अपने सी शार्प के अंदर। अपने मेन प्रोग्राम में आऊँगा, यहाँ पे जो मेन मेथड मेरा बना हुआ है, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल का नाम है बाइट। बाइट टाइप है, उसका नाम है ए। अच्छा, अब बाइट को अगर हम डिफाइन करें, बाइट को जो वेरिएबल की टाइप है बाइट, ये करेगा क्या? ये आपको ये किसकी कैटेगरी में आता है? इंटीजर कैटेगरी में आ रहा होता है। यानी बाइट के अंदर आप लोग नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, नंबर्स की कुछ ना कोई वैल्यू होगी। यानी अगर आपको नंबर्स की वैल्यू गेट करनी है कि नंबर्स यानी बाइट के अंदर या किसी भी डेटा टाइप के अंदर, नॉट जस्ट बाइट, किसी भी डेटा टाइप के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं और कितने मिनिमम नंबर आ सकते हैं, तो उसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल इसी आपके सी शार्प का, उसको हम यूज कर लेंगे। अभी मैं इसके अंदर फिलहाल स्टोर करता हूँ 12, और उसके बाद इसको मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आने के बाद जो मेरा वेरिएबल था उसका नाम है ए, और लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करवाना है, इसलिए मैं कंसोल डॉट रीड लाइन को यूज करूंगा इस तरीके से। तो अब देखते हैं हम लोग, हमने एक वेरिएबल बना लिया बाइट टाइप का, उसमें वेरिएबल है जो डेटा है वो 12 स्टोर हुआ हुआ है, वेरिएबल का नाम है ए। इस प्रोग्राम को जरा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, कंसोल विंडो मेरे पास ओपन हो गई जो कि इस टाइम पे एम्प्टी आ रही है। इसका रीज़न ये है कि हमने बाइट के नाम डेटा को स्टोर करवा लिया, लेकिन यहाँ पे डेटा को प्रॉपर प्रिंटिंग में डेटा की शायद यहाँ पे नहीं करवाई होगी। तो उसको मैं वन मोर टाइम किसी और डेटा टाइप के साथ यूज़ करके देख लेता हूँ, ताकि मेरे पास प्रिंटिंग जो है डेटा की वो एग्जैक्ट हो जाए। अच्छा, बाइट के अलावा मैं इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, वन लाइन कमेंट, इंटीजर a इक्वल टू 100। अच्छा, यहाँ पे एक इशू है कि मैंने जो प्रोग्राम में रन करवा रहा हूँ, मेरा लास्ट वाला प्रोग्राम रन हो रहा है, लास्ट क्लास वाला। मुझे प्रोग्राम अपना चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही सोल्यूशन है और दो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर। डेटा टाइप वाला प्रोजेक्ट को आपको चूज करना है, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप इसको रन करवाएंगे तो आपके पास जो नंबर है वो गेट हो जाएगा, 100 नंबर, जो भी आपने वेरिएबल में स्टोर किया था आपने। अच्छा, इस तरीके से ये तो हमने गेट किया है इंटीजर के थ्रू। अगर आप इसको बाइट के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं इस टाइम पे इंटीजर को कमेंट करके बाइट को अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करी हुई है मैंने वो है 12। रन करते हैं, और रन करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो डेटा आपने स्टोर करवाया था वो आपको रिट्रीव हो जाएगा, वापस गेट हो जाएगा डेटा। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हम लोग कितने नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर आप नहीं कर सकते अपने किसी भी डेटा टाइप के अंदर। ये डेटा की मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज कितनी होंगी, तो उसके लिए एक फंक्शन अवेलेबल है आपके पास, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उस फंक्शन का नाम है आपके पास, पहले आप अपना पिक कर लें वेरिएबल की टाइप, कौन से वेरिएबल की टाइप की बात करना चाह रहा हूँ मैं। बात करना चाह रहा हूँ बाइट की, बाइट डॉट मैक्स वैल्यू। ये एक प्रॉपर्टी है मैक्स वैल्यू। करिए क्या, ये आपको बाइट का नंबर बता दीजिए कि बाइट के अंदर अभी आपने स्टोर क्या किया हुआ है 12, लेकिन ये मैक्सिमम कितने नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं ये आपको बता देगा। जो प्रॉपर्टी है मैक्स वैल्यू की, ये आपको इस तरीके से रिट्रीव करके दे देगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर आ जाएगा मेरे पास 255। 255 का मतलब यहाँ पे ये कि बाइट के अंदर रहते हुए मैं 255 तक की वैल्यू इसको स्टोर कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा भी दूँ कि अगर यहाँ पे हम 255 किया तो इट्स ओके, लेकिन जैसे मैं 277 करूँगा, 257 जो भी हमने किया, यानी एक वैल्यू उसका इजाफा कर दिया जो कि वैलिड नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ गया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है बाइट के अंदर। यानी मैक्सिमम वैल्यू 255 है, ये एक्सेप्टेबल है आपके पास दिस वन। और साथ ही साथ मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू के लिए भी एक फंक्शन जो मेथड है वो अवेलेबल है। उसका नाम है, पहले आप लिखेंगे अपनी टाइप का नाम, बाइट डॉट मिन वैल्यू। तो ये आपको बता देगा कि बाइट के अंदर रहते हुए आप मिनिमम वैल्यू कम से कम कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब कम से कम मतलब ये भी है कि जीरो के बाद अगर वो निगेटिव को एक्सेप्ट करता होगा, यानी अगर वो यहाँ पे हमने देखिए ना साइंड होगा। अब बाइट बेसिकली साइंड ही होता है, बाइट में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि यू बाइट नहीं, एस बाइट नहीं। अगर एस बाइट होता तो क्या होता है, वो सिर्फ पॉजिटिव को स्टोर कर रहा होता है। ये बाइट है तो बाइट का मतलब ये माइनस भी ले रहा होगा, ये नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा होगा। तो कितनी नेगेटिव ले सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी ये डिस्प्ले में करा देगा, जीरो से लेकर और 255 तक ये वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें एस बाइट की, ये तो हमने बाइट की बात करी ना, अगर हम एस बाइट की बात करें दिस वन, और यहाँ पे मैंने एस बाइट कर दिया, तो एस बाइट की वैल्यूज देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 127 मिनिमम वैल्यू है इसकी, और जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है इसकी 128 है नेगेटिव के अंदर, और 127 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव के अंदर। तो ये एस बाइट की हमने बात कर ली। इसी तरीके से कोई भी आपके पास वेरिएबल है उसको आप इजीली उसकी जो है मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज तक रीच कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट और यू शॉर्ट है। इंटीजर की बात कर लेते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर। इंटीजर के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता हूँ मैं, तो वो देख लेते हैं। तो इंटीजर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपके सामने अवेलेबल है। इतने सारे नंबर आप इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको एज वगैरह स्टोर करनी है तो एज वगैरह ये नॉर्मली हम लोग करते क्या है, इंटीजर यूज कर होते हैं, लेकिन इंटीजर मैं कहूँगा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर में इतने सारे नंबर तो आएंगे नहीं। हमारे पास एज मैक्सिमम कितनी होगी, 100 प्लस होगी, तो इतने सारे नंबर की जरूरत नहीं है हमारे। तो उसके लिए हम लोग बाइट को इजीली यूज कर सकते हैं। बाइट का क्योंकि आपके पास साइज भी मैंने बताया आपको काफी कम होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बाइट का साइज जो है इंटीजर से काफी कम है। ठीक है, इंटीजर का साइज 4 बाइट्स है और बाइट का साइज जो काफी कम होता है, उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट को भी आप एज अ इंटीजर वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप कुछ ट्राई कर लीजिएगा, सेम इसी तरीके से अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं अपनी एक और नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अवेलेबल है हमारे पास, फ्लोटिंग, डबल एंड डेसिमल। ठीक, ये तीन टाइप्स अवेलेबल है जो कि हमारे पास काफ़ी यूजफुल है सी शार्प के अंदर। अच्छा, फ्लोट जो डेटा टाइप है ये सी के अंदर भी अवेलेबल है और किसी और लैंग्वेज जावा वगैरह में भी अवेलेबल होती है, लेकिन डबल और डेसिमल जो है ये दोनों टाइप जो है काफ़ी नई है। डेसिमल काफ़ी नई है, डबल भी काफ़ी लैंग्वेज में यूज होती है,
लेकिन जो डेसिमल टाइप है सिर्फ सी शार्प में यूज होती है नई टाइप से, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं ये तीनों टाइप्स हम किस तरीके से यूज़ कर होंगे। लेकिन तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस एरिया को अपने कमेंट करता हूँ कंट्रोल सी के थ्रू, और कमेंट करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे न्यू वेरिएबल बनाऊंगा। तो न्यू वेरिएबल बनाने के लिए मैं पहले टाइप डिफाइन करूँगा वेरिएबल की। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लोट ए इक्वल टू, इसमें फ्लोटिंग में जो डेटा आएगा वो यहाँ पे डिफाइन किया मैंने 4 बाइट्स साइज होगा, और प्रिसिशंस क्या है 7 डिजिट। इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली डेसिमल है सारे के सारे ना, पॉइंट के साथ नंबर आएंगे। तो प्रिसिशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि पॉइंट को मिला के पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है आपके पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आ सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे करते हैं 32.435, तो ये विजिबल है, पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितने हैं, पॉइंट से पहले 2 हैं, पॉइंट के बाद 5 हैं, तो टोटल पॉइंट के बाद जो है 3 है, टोटल मिला के 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर कितने सपोर्टेड है, यहाँ पे 7 सपोर्टेड है पॉइंट के अंदर और पॉइंट के बाहर रहते हुए। तो इससे आप आगे रीच नहीं कर सकते। एक चीज़ ये हो गई, और अभी एक एरर आएगा। एरर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ए के अंदर जो डेटा जा रहा है वो फ्लोट टाइप का डेटा जा रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्मॉल एफ यूज़ कर देना है, इसके थ्रू आपका एरर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब जो ये समझ जाएगा हमारा कि इसके अंदर जो डेटा है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है, डेसिमल डेटा है। अच्छा, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं हाथ किया था, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें आने के बाद मैं एक और डिस्प्ले कराता हूँ, और लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन। देख सकते हैं आप लोग नंबर आपके पास गेट हो गए। अच्छा, इस तरीके से मजीद जो दो नंबर्स अवेलेबल हैं डबल के और डेसिमल के, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, वो किस तरीके से यूज़ कर रहे आप। अच्छा, अगर आपको इसकी भी टाइप देखनी है ना कि फ्लोट के अंदर मैक्सिमम कितने आप नंबर स्टोर कर सकते हो, उसके लिए आप वही लिखेंगे फ्लोट डॉट मैक्स वैल्यूज, तो आपको बता देगा फ्लोट के अंदर मैक्सिमम नंबर्स कितने आ सकते हैं। देखिए इतने सारे नंबर्स बता रहा है ये, फ्लोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, और जो मजीद टाइप्स अवेलेबल है मेरे पास उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, फ्लोट के बाद जो नेक्स्ट टाइप मेरे पास अवेलेबल है उसका नाम है डबल, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। डबल के ऊपर हम बात करें तो क्या है, फ्लोट का जस्ट डबल है कि फ्लोट के अंदर 4 बाइट्स का डेटा स्टोर हो सकता है, और इसके अंदर जो है डबल के अंदर जो है 8 बाइट्स का डेटा स्टोर हो सकता है। उसकी जो है प्रिसिशन टाइप भी काफ़ी बड़ा है, यानी इसके अंदर पॉइंट्स के बाद तो पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज 15 से 16 डिजिट तक आ सकते हैं, यानी काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे स्टोर हो सकता है। और उसी तरीके से डेसिमल है वो उससे भी बड़ा है, इसके अंदर 28-29 तक जो है नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो विद डेसिमल। तो वन बाय वन देखते हैं, पहले हम बात करते हैं डबल की। डबल के अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया बी का, और उसमें स्टोर कर सकते हैं कोई भी नंबर। ठीक है जी, एक नंबर आ गया। अच्छा, डबल के लिए आपको यहाँ पे डी लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन फ्लोट में और डेसिमल में आपको लगाना पड़ता है, ये प्रीफिक्स कराते हैं ये। अच्छा, उसके बाद डेसिमल एक टाइप है जो कि बिल्कुल न्यू है, डेसिमल सी, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ काफ़ी बड़ा नंबर, क्योंकि इसमें आप देख सकते यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 28 से 29 तक डिजिट यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं इजीली, और यहाँ पे आपको एम लगाना पड़ता है ताकि आपको बताना पड़े ये डेसिमल टाइप है। देख सकते हैं, तो फ्लोट के लिए एफ लगाते हैं वैल्यू के बाद, डबल के लिए डी लगाते हैं वैल्यू के बाद, और डेसिमल के लिए आप एम लगा लेते हैं, जिसकी मदद से आपका जो इशू आते हैं कंपाइल टाइम खत्म हो जाते हैं। आपको आपके डेटा को पता चल जाता है कि हाँ ये अलग टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, डबल है या फिर डेसिमल है। इन तीनों को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वन बाय वन, बी एंड सी। तो देखते हैं आउटपुट में यहाँ पर तीनों नंबर रिट्रीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देख सकते हैं आप आउटपुट के तीनों नंबर आ रहे हैं। जो हमने प्रीफिक्स लगाते हैं यहाँ पे एफ डी और एम के, वो आउटपुट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बताने के लिए होते हैं कि डेटा जो है किस टाइप का है, सिर्फ इसलिए होते हैं वो। आउटपुट में इसका ज़्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा होता। फिलहाल के लिए इसको मैं बंद करता हूँ, और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बुलियन डेटा टाइप, जो कि हमने यहाँ ऊपर डिस्कस करी थी, बुलियन के ऊपर हमने बात करी थी, इसके ऊपर अगर हम बात करें थोड़ी सी तो बेहतर होगा। फिर उसके बाद हम लास्ट के अंदर 4 बाकी रहेगा हमारे पास, जिसको हम कैरेक्टर भी कह रहे होते हैं, और स्ट्रिंग बाकी रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं बुलियन की। बुलियन डेटा टाइप हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे सी शार्प के अंदर। तो मैं इस कमेंट को, इस जो वर्किंग करी है मैंने, इस वर्किंग को मैं वन मोर टाइम कमेंट करता हूँ, और कमेंट करने के बाद मैं दोबारा से जो है वर्किंग एरिया में आता हूँ अपने, और यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन करूँगा मैं इंटीजर टाइप के। मैं एग्जाम्पल करने वाला हूँ यहाँ पे बुलियन की, तो उसके लिए मैं 2 वेरिएबल लूँगा इंटीजर के, किसी भी नंबर्स के ले सकता हूँ आप। एक में स्टोर कर रहा हूँ मैं 30, और सेकंड ले रहा हूँ मैं बी, और बी में स्टोर करूँगा मैं 54 सपोज।
अच्छा, यहाँ पे लेंगे वेरिएबल बोल टाइप का। बोल का मतलब है बुलियन, जिसकी नाम है सी, और बुलियन के अंदर जो डेटा जाएगा वो दो ही वैल्यूज में रख सकता है, दो ही एक्सपेक्टेड आंसर होंगे बुलियन के, या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। किस तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे बुलियन वेरिएबल सी है और उसकी वैल्यू है ए इज ग्रेटर देन टू बी, ये चीज यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन का मतलब ये है कि ए जो है आपके पास वो लेस देन है बी से। अगर ये वैल्यू आपकी स्टेटमेंट सही होगी तो आपके पास जो है सी के अंदर ट्रू जाएगा, अदरवाइज फॉल्स स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप कंसोल लिखें, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आने के बाद सी को डिस्प्ले करा दें। सी का आंसर जो होगा दो ही पॉसिबल स्टेटमेंट में आएगा, ट्रू और फॉल्स। अगर वैल्यू ट्रू है आपकी तो आंसर भी ट्रू है, अगर वैल्यू फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स है। इसको देखते हैं जरा एग्जीक्यूट करके उससे पहले, लेकिन मैं कंसोल डॉट राइट लगाऊंगा ताकि आपके स्क्रीन जो है वो होल्ड हो जाए। आंसर आपके पास फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है किससे, हाँ है बी से, तो इसलिए आपके पास आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आप बुलियन टाइप के डेटा को भी रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने स्ट्रिंग की तरफ और कैरेक्टर की तरफ। स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डेटा टाइप, ये क्या होता है बेसिकली, स्ट्रिंग्स स्टोर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स इन अ सिंगल वेरिएबल। स्ट्रिंग क्या करता है, आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर को, यानी आपके पास जो अल्फाबेट होते हैं पूरे, उनको एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का कैपेबल होता है। उसके बाद डबल कोट्स विल बी यूज विद इन अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पे आपके पास जो डबल कोट्स होंगे वो स्ट्रिंग के साथ लगे होंगे, और सेम उसी तरीके से आपके पास होता है चार, यानी कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर क्या होता है, ये होता है सिंगल कैरेक्टर स्टोर इन वन टाइम वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही लेटर को अगर आपको स्टोर करना है, एक ही कैरेक्टर को स्टोर करना है, तो उसके लिए आप कैरेक्टर को यूज करोगे, कैरेट टाइप की वेरिएबल है इसको यूज करोगे। और इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है डेटा को अपने सिंगल कोट्स में लिख रहे होते हैं, डबल कोट्स में आप नहीं लिख रहे होते। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिकली किस तरीके से कर रहा हूँ इस चीज़ को, हम कोड में आता हूँ मैं अपने, और कोड में आने के बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पहले स्ट्रिंग टाइप का। ये करेक्ट टाइप है स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम ए है, और उसमें स्ट्रिंग का मतलब है कि मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मैं कोई ना कोई नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि वेलकम, पूरी एक लाइन लिख रहा हूँ, वेलकम टू सी शार्प, ठीक हो गया। ये मैंने लाइन लिख दी एक। अब इसको मैं डिस्प्ले कराना है, प्रिंट करवाना है मेरे को इसको, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद अपने वेरिएबल का नाम ए है पास कर दें, और लास्ट में आके कंसोल डॉट रीड लाइन कर दें। अच्छा, अब जाके इसको हम डिस्प्ले कराते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, वेलकम टू सी शार्प का मैसेज मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वेरिएबल की टाइप क्या स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इजीली स्टोर हो सकते हैं। जी, आपको आउटपुट मिल गया। यहाँ पे आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, अपना नाम हो गया, एड्रेस हो गया, इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो आप डबल कोट्स में लिखेंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर इस तरीके से, ये एक एरर क्रिएट करेगा आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं आपको, ये बेसिकली इसने कंपाइल टाइम एरर शो करा दिया, यहाँ पे नजर आ सकता है आपको, देख सकते हैं, टू मेनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर लिटरल। ये समझ, पता है क्या समझ रहा है, समझ रहा है कि आपने टाइप डिफाइन करी, वो कैरेक्टर की टाइप डिफाइन करी। तो ये यहाँ पास कैरेक्टर तो है नहीं, यहाँ पास स्ट्रिंग है। कैरेक्टर क्यों समझ रहा है, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर क्या होता है कि सिंगल कोट्स आ रहे होते हैं, सिंगल कोट्स हमेशा कैरेक्टर में आते हैं, डबल कोट्स स्ट्रिंग के अंदर आ रहे होते हैं। कैसे होंगे, अगर हम कैरेक्टर को यूज करेंगे तो दिखा दूँ मैं आपको, उसमें सिंगल कोट्स आएंगे। कैरेक्टर की टाइप जो डेटा टाइप होती है वो चार होती है, और बी कर लिया मैंने इसका डेटा टाइप, और यहाँ पे सिर्फ सिर्फ सिंगल कोट्स में मैं एक वर्ड लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा ए, तो ये पॉसिबल है। अगर आपको डिस्प्ले कराना है ए को तो वो भी डिस्प्ले आप करा सकते हैं, दिस वन। तो वन बाय वन दोनों वेरिएबल का डेटा स्टोर हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। वेलकम टू सी शार्प, देन उसके बाद ए आ गया। लेकिन जो कोर्स है काफी इसमें मैटर कर रहे होते हैं, वो ये है कि कैरेक्टर के अंदर आप डबल कोट्स ही दे सकते हैं। अगर डबल कोट्स देंगे कैरेक्टर के अंदर तो एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ गया। वो एरर क्या आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू कैरेक्टर। ये बेसिकली आप कैरेक्टर डिफाइन किया और आप इसके अंदर डेटा जो शो कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप पर डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग की नेचर होती है जिसके अंदर डबल कोट्स आ रहे होते हैं। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप सिंगल कोट्स दे सकते हैं। ये काफी स्ट्रिक्ट है सी शार्प इस मामले में। डेटा टाइप के वाले शब्द जो है काफी स्ट्रिक्ट होती है। देखो दो एरर्स आ गए अलग अलग, हालांकि सिर्फ कोर्स का मसला है और कोई मसला नहीं है, लेकिन काफी ये वैलिड इशू है, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है काफी इसको मैटर करें, इस चीज को काफी ध्यान रखें, इस चीज को जब भी आप प्रोग्राम अपना बना रहे हो।
तो ये चीज़ देख लिया आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो इसी से रिलेटेड ही है, स्ट्रिंग कैरेक्टर से रिलेटेड ही है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस का और वर्बेटम लिटरल्स का। अच्छा, एस्केप सीक्वेंस तो हमने जावा के अंदर भी देखे होंगे, सी लैंग्वेज में भी देखे हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंस वगैरह, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्बेटम लिटरल्स है। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सी शार्प में है, नया टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है, ये किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने शुरू में कहा था इंट्रोडक्शन के अंदर सी शार्प के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो कि किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होती, जो कि काफ़ी एडवांस टॉपिक है। तो उसमें से एक टॉपिक ही हमारा है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्बेटम लिटरल्स का, इसको भी आज हम देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एस्केप सीक्वेंस की बात करेंगे, ये क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली कोई कैरेक्टर वगैरह अगर आपको प्रिंट करना है अपनी स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए, जैसे कि अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए आपको कोड्स प्रिंट करना है, फॉर सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराता हूँ आपको, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है वेलकम टू सी शार्प, ये कोड्स में लिखा हुआ है, यानी हमारे पास जो मैसेज है वो भी कोड्स में लिखा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से कोड्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिलहाल के लिए मैं कैरेक्टर को रिमूव कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए इन लाइन्स को, ठीक है जी। अब यहाँ पे आके अगर मैं कोड्स अप्लाई करूँगा इस तरीके से, तो देखिए एरर आ गया मेरे पास, तो वो समझ नहीं पा रहा कि करने क्या चाह रहा हूँ। हालांकि मैं चाह रहा था कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ ही डबल कोट्स आ जाए मेरे। तो अभी देखो इतने सारे एरर आ गए, इसमें कंपाइल टाइम एरर भी है, लॉजिकल एरर भी है, कितने सारे एरर्स आ गए आपके पास, एक साथ 6 एरर्स आ गए और 2 वार्निंग भी आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर, अब देखो जो कोड्स होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर तो होते हैं आपके पास, वो अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर ही आ जाए, वो भी एज अ डिस्प्ले के तौर पे, एज आउटपुट के तौर पे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपने एस्केप सीक्वेंसेस को। एस्केप सीक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से मैं एक यूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे यूज करें, अगर आपको सिंगल कोट से डबल कोट चाहिए तो आप यहाँ पे यूज करेंगे बैकस्लैश डबल कोट, यहाँ पे क्लास में आके भी बैकस्लैश डबल कोट्स। अब देखिए तो अब क्या होगा कि मेरे पास जो एरर थे वो सारे खत्म हो गए, और यहाँ पे जो बैकस्लैश डबल कोट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये क्या करेगा, बेसिकली मुझे कोट्स ऐड करके दे रहा होगा, जिसके थ्रू जो है मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर अपने कोट्स को इजीली ऐड अप करवा सकता हूँ। तो अच्छा, मैं यहाँ पे डबल कोट्स पे सिंगल यूज करता हूँ, यहाँ पे पहले वो सिंगल यूज करते हैं फिर डबल यूज करते हैं जी। आप करते हैं जरा इसको एग्जीक्यूट, तो देख सकते हैं आप लोग जो मेरी स्ट्रिंग आई है उस स्ट्रिंग के साथ मेरे पास कोड्स भी आए साथ साथ, जो कि सिंगल कोड्स यूज किए थे सिंगल आए मेरे पास। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डबल कोड्स यूज करेंगे, स्लैश के साथ डबल कोड्स, तो अब ये बेसिकली जो चीज़ है स्लैश और डबल कोड्स, इसका मतलब है एक, ये क्या करेगा आपको एक कोड बना के दे देगा इस तरीके से, ये कोड बना के देगा, लेकिन डायरेक्ट आप कोड लिखेंगे तो ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा, एरर आ जाएगा। तो सेम उसी तरीके से जो लास्ट वाला आपके पास अवेलेबल है स्लैश और कोड, ये क्या करेगा, ये आपको एक और डबल कोड बना के दे रहा होगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो देख सकते हैं आप लोग आपके स्ट्रिंग के साथ भी कोड सप्लाई होगा इजीली, यानी जितने भी सिंबल्स वगैरह होते हैं, सिंबलिक डेटा होता है, अगर आप चाहते हैं उसको यूज करना अपनी स्ट्रिंग के अंदर तो नॉर्मल यूज करेंगे समटाइम एरर आ रहा होगा, लेकिन आप इस तरीके से उसको एस्केप सीक्वेंस की मदद से यूज कर सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस बहुत सारे होते हैं, आप नेट से देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक और सीक्वेंस भी होता है, वो होता है कि 2 टाइम स्लैश, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ आपको, मैं देख रहे हैं जी, तो ये आपको स्लैश ऐड करके दे देगा। अगर आपको स्लैश चाहिए तो स्लैश के लिए आप डबल स्लैश यूज करेंगे, तो डबल स्लैश क्या करेगा, एक सिंगल स्लैश बना के देगा और आपको स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आप यहाँ पे सिंगल स्लैश यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है जी, और ये सिंगल स्लैश के साथ टी यूज करेंगे, तो इसका मतलब है ये एक और एक स्केप सीक्वेंस आगे, इसका मतलब होता है टैप करना। टैप पता है आपको, टैप क्या करता है, आप टैप प्रेस करते हैं तो 8 से 10 स्पेसेस को ऐड कर देता है ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप चाहते हैं कि अपनी आपकी स्ट्रिंग से पहले स्पेस आ जाए तो आप क्या करेंगे, स्लैश टी यूज कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, टैप का जो स्पेस होता है वो ऐड कर देगा ये आपकी स्ट्रिंग के साथ। एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को अपने, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्ट्रिंग के साथ काफी ज्यादा स्पेस आ रहा है, क्योंकि ये हमने स्लैश टी किया हुआ। स्लैश टी का मतलब है जहां जहां स्लैश टी करेंगे वहां वहां टैप का जो है डेटा, टैप का जो स्पेस है वो ऐड हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, सेम उसी तरीके से आपके पास एक और होता है आपके पास एस्केप सीक्वेंस, वो होता है स्लैश एन का। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन की, लाइन ब्रेक कर देगा ये आपके पास। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं वेलकम टू के बाद आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ स्लैश एन, तो क्या होगा बेसिकली मेरे पास लिखा रहेगा वेलकम टू, उसके बाद स्लैश एन का मतलब है लाइन ब्रेक कर दो, तो एक इंटर हो जाएगा और उसके बाद लिखा रहेगा सी शार्प, यानी वेलकम टू सी शार्प जो है 2 लाइन से ना ब्रेक हो जाएगा डेटा मेरा। सेव किया मैंने, एग्जीक्यूट करते हैं, देख सकते हैं आप लोग एक ही लाइन आपके 2 पार्ट्स के अंदर 2 लाइन से डिवाइड हो गई। जहाँ पे भी आपको स्पेस चाहिए होगा वहाँ पे आप स्लैश एन को यूज करते हुए बेसिकली स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्केप सीक्वेंस हमने पढ़े, इसके अलावा और भी होते हैं, आप नेट से देखिएगा। फिर लास्ट टॉपिक हमारा वर्बेटम लिटरल्स, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके स्ट्रिंग के साथ एड सिंबल ऐड कर देते हैं, जिसके थ्रू आपके पास जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो नॉर्मल
रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है? फॉर सपोज मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया /n। अब /n आप जब भी यूज़ करेंगे ना अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो क्या समझेगा? ये समझेगा कि आप ये एस्केप सीक्वेंस है, और एस्केप सीक्वेंस का काम क्या होता है? लाइन को ब्रेक करना। तो अब देखिए कि लाइन मेरे पास ब्रेक हो जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को अपने, देखिए लाइन ब्रेक हो गई। लेकिन अब फोर सपोज मेरे पास जो स्ट्रिंग थी वो इसी तरीके से थी कि मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए मेरे को /n यूज़ करना था। अब जब भी मैं /n यूज़ करूँगा सी शार्प के अंदर, तो क्या होगा? मेरे पास लाइन ब्रेक हो जाएगी। मैं चाहता हूँ लाइन ब्रेक ना हो, /n एज इट इज का एज इट इज प्रिंट हो जाए मेरे पास, /n जो है एज इट इज प्रिंट हो जाए। या नॉट जस्ट /n, कोई भी डेटा मेरे पास एस्केप सीक्वेंस हो, /n हो या /t हो, जो हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये /t \t। तो अगर हम चाहते हैं ये जो है एस्केप सीक्वेंस को, ये इनको एज एस्केप सीक्वेंस ना ट्रीट किया जाए, इनको नॉर्मल स्ट्रिंग ट्रीट किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी स्ट्रिंग से पहले यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ पे शुरू हो रहा है, वहाँ पे आने से पहले एड्रेस का सिंबल ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आप कलर्स भी चेंज हो गए। ये पूरा का पूरा डेटा एज अ स्ट्रिंग बन चुका है, यानी अब वो लाइन ब्रेक भी नहीं करेगा इससे /n से, और /t से टैब को भी ऐड नहीं कर रहा होगा। ये समझेगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग है आपके पास। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। यहाँ पे /t भी एज इट इज आ गया और /n भी एज इट इज आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है वर्बेटम लिटरल्स की। अगर आप इसको अपने किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को अगर आप चाहते हैं, किसी भी एस्केप सीक्वेंस को चाहते हैं कि वो एज इट इज प्रिंट हो जाए, जैसे कि एस्केप सीक्वेंस हमने पढ़ी है थोड़ी देर पहले स्लैश की, ये कोर्स के लिए हमने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये क्या करेगा? आपको सिंगल डबल कोट्स ऐड करके दे देगा आपके स्ट्रिंग के साथ ही। मैं वेरिएबल दूसरा बना लिया मैंने बी का, इस तरीके से एग्जीक्यूट किया मैंने। दूसरी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो दूसरी लाइन में देख रहे हैं आप लोग कोट्स आ रहा है शुरू के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कोट्स ना आए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे वर्बेटम लिटरल्स यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा? आपकी जो बेसिकली ये कोट्स वगैरह हैं ये नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर जैसी कोट्स कन्वर्ट होंगे तो वैसी बात है वो आपका जो सेंटेक्स है वो ब्रेक हो जाएगा। सेंटेक्स आपका ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कोट्स आ रहे हैं। कोट्स जब भी आते हैं वो समझेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हो गई है, ठीक है। आगे का जो वर्ड है ये स्ट्रिंग नहीं समझ रहा है इस चीज को, इसलिए यहाँ पे एक एरर क्रिएट कर दिया इसने। बहरहाल जो आपके पास एस्केप सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं, उसके साथ अगर आप एड्रेस सिंबल शुरू में ऐड कर देंगे तो एस्केप सीक्वेंस अपनी जो वर्किंग प्रॉपर्टी है उसको ब्रेक कर देंगे और नॉर्मल एज अ स्ट्रिंग के तौर पर वर्क कर रहे होंगे। तो ये टॉपिक का हमारे पास जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसी शब्द के अंदर न्यू टॉपिक आया वर्बेटम लिटरल्स के हवाले से। तो आई होप ये डेटा टाइप का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आज मजीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए क्लास को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आके नई चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।